रंग रंगीलो देश है मारो, सैरंग मारा वेश मां, करसियो थाकी आओ भगत, पधारो मारा देश मां। आदाब नाज़रीन, हम हैं राजस्थान में, जहां जब किसी का इस्तकबाल किया जाता है तो बहुत ही दिल के अंदर से आवाज निकलती है, पधारो मारे देश मां। ये वो सरजमीन है जहां पर वीरों और सपूतों ने जो है वतन की आन बान और शान के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए जब हम ये सियासी जंग कहते हैं तो जंग से इनमें खलबली नहीं मचती, क्योंकि ये वीर सपूत हैं, हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सियासत में जो जंग होती है वो दरअसल वोटों की ताकत से ही जीती जा सकती है, और वोटों से ही वो जंग जो है जीतनी भी चाहिए। आज हम राजस्थान की सरजमीन जयपुर में मौजूद हैं इस सियासी जंग के साथ। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से, आप देखिएगा ये पीछे हमारे बहुत खूबसूरत इमारत है अल्बर्ट हॉल की। यहां पर एक म्यूजियम है जो कि यहां की जो रियासती हुकूमत है वो इसको देखती है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये पूरा राजस्थान, अगर आप गुलाबी शहर इसको देखते हैं, ये बहुत खूबसूरती लिए हुए है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरती नजर आएगी, बड़े बड़े आपको किले नजर आते हैं, और गुलाबी रंग जो है यहां की खासियत है। और हम धूप में खड़े हुए हैं, और इस धूप में जब हम खड़े होते हैं और प्यास की शिद्दत का एहसास होता है तो याद आता है कि तेरी मेरी कहानी जैसे राजस्थान और पानी। पानी यहां का एक बहुत बड़ा मसला है। जब हम बात करेंगे, हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं, तो हम पानी पर भी बात करेंगे, सियासत पर भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि कोई क्यों नहीं धूप में खड़े होकर चांदनी के लिए दुआएं नहीं मांगता। हमारे दरमियान जो मेहमान आए, मैं उनसे तारुफ करा दूं, ये खाली जगह अभी भर जाएगी। यहां हमारे एक सहाफी साथी हैं, उनको आना है, वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हाँ, ये हैं हमारे साथ खड़ी हैं यास्मीन फारूकी साहिबा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, सामाजिक कारकुन हैं। और जब ये आई, बहुत शदीद धूप थी, इन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि आपने तो चांदनी में जो है पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये जो एहसास है, ये सोच जो है कि धूप को चांदनी की से ताबीर करना, ये आपको राजस्थान में ही मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, आपने राजस्थान की धूप जो कि दुनिया में मशहूर है, और उस धूप में आपने इतना अच्छा एक प्रोग्राम रखा है, मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन आप भी हमारी जरूर हिम्मत को दाद देंगे कि हम इस धूप में भी आपके लिए हाजिर हो गए, और आपको भी हमारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि हम कल कश्मीर में थे और आज आपके दरमियान मौजूद हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आपका तो काम है, देखिए हम तो आपके बुलावे पे आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे काम को सराहा। हमारे दरमियान भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जितेंद्र शिरमाली साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन भी हैं। शिरमाली साहब, ये जो धूप है, ये सियासत की गर्मी को और बढ़ा रही है या इसको कम कर रही है? बिल्कुल, यह धूप जो है वो इस बात का एहसास करा रही है कि आम जनता जो है वो जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेकर के और बहुत गंभीर निर्णय लेने वाली है। ऐसा निर्णय लेने वाला है इस देश जो कि आने वाले भारत की नई तस्वीर बनाएगा, नया भारत बनाएगा, उसका एक उदाहरण है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये 23 मई को ही पता चल पाएगा। मोहतरमा अर्चना शर्मा साहिबा हैं, कांग्रेस की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। अर्चना जी, ये धूप कुछ कहती है? जी, सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी का सम्मिश्रण है ये, और आपने आमंत्रित किया तो हम आए। आप भी देख रहे हैं कि इस गर्मी के पारे में लोगों के मन में भी कुछ भावना है, और उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से देश हित में 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देश हित में ही होगा जो भी फैसला होगा ईवीएम के जरिए। हमारे दरमियान एसडीपीआई के सेक्रेटरी हैं शहाबुद्दीन साहब, वो मौजूद हैं। शहाबुद्दीन भाई, आप लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? दिल्ली वगैरह में और कई जगह पे मेरे ख्याल से 1 दर्जन के करीब तो आप लोगों ने सीटें जो हैं लड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल एमआईएम के रास्ते पर तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजस्थान में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन में हमारा जो मकसद है वो कम्युनल फोर्सेज को हराना है, इसलिए हम एमआईएम वाला ट्रैक नहीं है। हम उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जहां हम जीतने जैसी स्थिति में हैं। चलिए, जितेंद्र शर्मा साहब, अभी चंद माह पहले, जितेंद्र शिरमाली साहब, अभी चंद माह पहले एक गजब हुआ यहाँ राजस्थान में, और आपकी हुकूमत जो है वो लोगों ने वोटों की ताकत से हटा दी। लेकिन
तारीख यह है कि आपके पास 25 मेंबर पार्लियामेंट हैं, और जब आदमी टॉप पर चला जाता है तो लोग कहते हैं कि ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचना तो आसान है, बुलंदी पर ठहरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 25 से आप 26 तो हो नहीं सकते, तो अभी आप 25 को क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो 4 महीने पहले हुआ वो राजस्थान के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में, भाजपा 72-73 पे आए और 99 के ऊपर कांग्रेस आई, परंतु जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का फर्क था वो केवल 0.5%, वो 0.5% का मतलब केवल 1.5 लाख वोटों का फर्क था। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के वोट बराबर आए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो उस समय के जो मुद्दे थे वो मुद्दे अलग प्रकार के थे, वो स्थानीय मुद्दे थे, परंतु इस समय जो मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के जुड़े मुद्दे हैं। और यह देश हम कैसा बनाना चाहते हैं, क्या 55 साल तक जिस प्रकार की सियासत होती रही इस देश में, क्या उसी पैटर्न पे चलेगा ये, या एक नया भारत हम बनाना चाहते हैं, इसका निर्णय इस चुनाव में होने वाला है। नहीं, वही बात आपकी जो ये अपोजिशन वाले हैं, ये लोग यही कहते हैं कि आपने 5 साल हुकूमत की, नोटबंदी जैसा इतना कामयाब आपके हिसाब से आपने काम किया, जीएसटी जैसा कामयाब काम किया, आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं करते। अभी चंद माह पेशतर जो पहले जो पुलवामा में हुआ और उसके बाद जो हुआ उस पर ज्यादा जोर है। अर्चना जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह राष्ट्रहित की बात हो रही है, राष्ट्रहित तो सबके ही पास होना चाहिए? देखिए, इन्होंने कॉपीराइट करने का प्रयास किया है और बार बार उसकी बात इसलिए की जाती है क्योंकि जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या अन्य कोई मामले जिनका ये वादा नहीं करके आए थे पर उनको लागू कर दिया और जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया, उस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि जनता उसके खिलाफ खड़ी है। तो जब नेतृत्व कमजोर हो और उसे पता हो कि मैं अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहा हूं, तो उन चीजों का सहारा लेते पूरे विश्व में ये प्रेसिडेंट्स देखने को मिलेंगे कि फिर वो नेशनलिज्म पे जाएंगे और सबको कहेंगे कि भय है हमको, हम सुरक्षित नहीं है और हम सुरक्षा दे सकते, इससे हमको वोट दीजिए। आपने कहा ना कि ये बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई, प्रकृति का नियम है, जो चढ़ता है उसे उतरना भी पड़ता है। तो चढ़ चुके हैं, उतरने का समय आ गया। और मुझे खुशी है कि श्री माली जी ने स्वीकार किया कि प्रदेश के मुद्दे थे इसलिए चुनाव हारे, यानी प्रदेश के मोर्चे पर ही विफल थे, अब केंद्र के मोर्चे पर विफलता सामने, इसलिए यहां से भी उतर जाएंगे। शिवाली साहब, एक और बात जो दिल्ली में आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अक्सर हमारे चैनल पे भी बोल ही देते हैं कि जो असेंबली चुनाव थे, असेंबली इंतखाबात थे, उसमें मामला कुछ अलग था। वो कहते हैं कि वहां नारा यह लग रहा था कि मोदी जी से बैर नहीं और कोई रानी है उनकी कोई खैर नहीं, कुछ इस तरह की बात। क्या सही है ये? देखिए, ये तो कांग्रेस के द्वारा चलाया हुआ एक शगुफा था, परंतु ये जो चुनाव में हम हारे, बहुत सहज स्वीकार करने में हमको कोई वो आपत्ति नहीं है। इसलिए चुनाव हारे क्योंकि कांग्रेस ने आम जनता से, देश के, राजस्थान के किसानों से और राजस्थान के बेरोजगारों से झूठ बोला और झूठ बोल के उनके वोट हथियाए, और वही जनता जिन्होंने वोट दी थी वो कांग्रेस के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस ने वादा किया और राहुल गांधी ने ऐसे उंगलियां गिनाई थी मीडिया के सामने, और 1 2 3 10 होते ही राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ, और 10 दिन के अंदर अंदर हमारा कांग्रेस का मुख्यमंत्री राजस्थान के संपूर्ण बेरोजगारों को 3,000 और 3,500 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ते देंगे। और मैं चैलेंज देता हूं, बहन अर्चना जी मेरे साथ हैं, कि ये संख्या बता दे आज जनता के सामने, मीडिया के सामने संख्या बता दे कितने संख्या के किसानों का कर्जा माफ किया। ये संख्या बता दे कि राजस्थान के कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। नहीं बता सकते। वही जनता, वही किसान और वही बेरोजगार कांग्रेस के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो पूछ रहे हैं आपने हमसे झूठ बोल करके जो वादा किया, आप बताइए कि हमारा कौन सा कर्जा माफ कर रहे हैं। अच्छा अर्चना जी, ये बात वाकई, क्योंकि मोदी जी भी कई रैलियों में ये बात कह चुके हैं, जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात आप लोगों ने असेंबली इंतखाबात में की थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और जो कुछ भी किया था वो क्या हो पाया कि नहीं हो पाया, या उसके लिए कोई कुंडली उंडली देखनी पड़ेगी, कुछ इस तरह का? देखिए, हम जुमलों वाली सरकार तो है नहीं। अब वो जो साथी खड़े हैं ना वहां पर, दंश तो उन्होंने इनके राज का झेला है, बेरोजगारी का, और उन बेरोजगारों को रोजगार का जो भत्ता देना वो हम देने वाले हैं। और हम ये कह रहे चुनौती दे रहे हैं, अरे चुनौती तो हम स्वीकार करते हैं, अवसर में परिवर्तित करते हैं।
हमने एक पोर्टल का गठन किया है, चाहे वो किसानों के मामले में हो चाहे बेरोजगारों के मामले हो। 2.5 लाख बेरोजगारों ने हमारे पोर्टल पर अभी अप्लाई किया हुआ है और इससे पहले 53 करोड़ रुपए हम जनवरी से मार्च तक एलोकेट कर चुके। 2.5 लाख लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन में हमने रिक्वेस्ट दी है कि हम इनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, आप स्वीकृति प्रदान करें। तो ये पोर्टल पर है, कोई झूठ नहीं है। जहां कर्ज माफी की बात थी, 10 दिन नहीं 2 दिन में घोषणा की। 28 लाख से ज्यादा किसानों का रिकंसाइल किया, 18 लाख किसानों की आधार सीडिंग करके अवार्ड्स जारी कर दिए। अब ये कहते सब कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों फाड़ेंगे कपड़े? संतोष है उनको संतोष इसलिए क्योंकि जो वादे किए थे उसको हमने उस पर खरे उतरे। 150 किसानों ने आत्मघाती कदम इनके राज में उठाए और इनके मंत्री कहते रहे निजी प्रकरण थे, प्रेम प्रसंग थे। उनके परिजनों के जले पर नमक छिड़कते रहे। 15 लाख रोजगार देंगे वादा करके आए थे। इनके अति उत्साही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 12 लाख दे दिए। मुख्यमंत्री कहती रही 15 लाख दे दिए, कोई 16 लाख, अलग अलग आंकड़े दिए। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया? 15 लाख इनके खातों में जमा करेंगे पूरे देश की जनता के काला धन लाके, और इसी राजस्थान की राजधानी में प्रथम वर्षगांठ पर उसे जुमला करार दिया। पूरे विश्व में एक शब्द का चयन प्रतिवर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होता है। जुमले को स्थान मिला मोदी सरकार के कारण। देश की इस शब्द को, जिसे कि हम लोग बहुत सम्मानजनक नहीं मानते, आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मोदी सरकार की देन है जुमला। चलिए, एसडीपीआई इन दोनों के बीच में आप लोगों का कोई रोल है कि नहीं है? देखिए, एसडीपीआई का जो रोल है वो ये है कि इस वक्त जो है देश का संविधान खतरे में है, तो कम्युनल फोर्सेज बिल्कुल हारने चाहिए। लेकिन एसडीपीआई ऐसा देख रही है कि इस वक्त देश में एक बहुसंख्यकों को खुश करने की राजनीति चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अगर राजनीति को अगर देखा जाए तो वो उनमें दोनों में होड़ मची हुई है कि कौन हिंदुओं के ज्यादा नजदीक दिखना चाहती है। इनकी राजनीति में तो आप दिख जाइए। नहीं, हम है ना, हम दिखना चाहते हैं। हम इस पूरी राजनीति में महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान जो इस देश का आबादी के एतबार से दूसरी जगह पे है, उसको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि उस मुसलमान के जो मुद्दे हैं वो भी इस इलेक्शन में एड्रेस होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमानों के कोई मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे हैं और पूरा का पूरा इलेक्शन जैसे मुसलमानों का एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। सच्चर कमेटी ने यह बता दिया कि भाई मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी पे ना बीजेपी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी बात नहीं कर रही है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पे मुस्लिम आरक्षण की बात है, उस पर कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनके इश्यू पे एड्रेस होने चाहिए। तो आपने ये डिमांड रखी, आपने तो यहाँ पर कांग्रेस को एक तरह से वो तो ये सोच के बैठ जाएंगे कि जो मुसलमान वोट है कहीं जाएगा नहीं, हमारे पास ही आएगा। तो आपको तो लड़ना चाहिए था। नहीं, चूंकि इस वक्त जो है वो हमारे लिए चुनाव लड़ने से ज्यादा देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हम कम्युनल फोर्सेज को हराने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चलिए, यासीन साहब जो ये बात कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, और मैं बता दूं कि हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट संजय बारेट साहब भी आ गए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यासीन साहब, जिस तरह की बातें की जाती हैं चुनाव में जात पात को लेकर, मजहब को लेकर या दूसरे उनको लेकर, तो क्या आपको महसूस नहीं होता जो हमारे असल मुद्दे हैं, रोजगार का है, बिजली का है, पानी का है, जिनसे हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं और जज्बाती नौयत के मुद्दे ऊपर आ जाते हैं? ये एक प्री प्लान काम होता है। सारी जितनी भी सियासी पार्टीज हैं वो प्लान के हिसाब से काम करती हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वो जज्बाती मुद्दे उठा के लेके आती हैं और जो जनता के आम मुद्दे हैं उन्हें ख़त्म कर दिए जाते हैं। आज का जो आप भी वही बात कह रहे हैं जो कि मैं कहने वाली हूं कि मुद्दा नौकरियों का है, वो किसी को याद नहीं है। मुद्दा आपका सबसे पहली बात तो ये कि महिलाओं का है। जो हालात इस वक्त महिलाओं की हैं, अगर आप देखेंगे जो बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो औरतों के साथ हालात ख़राब हैं, आप तलाक के, क्योंकि आपने मुझे अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर बताया, इसलिए उस की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाऊंगी कि बुर्कों पे बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की, तलाक पे बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की, आपके हलाले पे बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता। आप प्रोटेक्शन की बात कीजिए, एजुकेशन की बात करिए। कई बार मैंने उस पर भी ये बात कही है कि आप तलाक के मुद्दे के बजाय आप ये कहिए ना कि 3 साल की जेल कर देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी बच्ची को कोई मुसलमान बाप नहीं पढ़ाएगा
तो उसे 3 साल की जेल हो जाएगी। आप ये बात क्यों नहीं करते हैं? आप तलाक की बात कर रहे हैं जो कि मायने ही नहीं रखती है। आप और बल्कि उसको भरना चाहते हैं कि जो अदालतों में कम केसेस हैं और दुगने हो जाएं। आप बच्चों के जो हालात खराब हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हो। आप जो फौज के हालात खराब हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हो। फारूक खान साहब, जब हम यहां पर उसकी बात करते हैं, ये जो चुनाव की बात करते हैं राजस्थान में, 13 हो गए हैं, 12 बाकी हैं, और इस 25 को लेकर किस तरह की आपने इस दौरान में सोच देखी लोगों में? क्या लोगों का सोच बटी हुई है? क्या जो असेंबली इंतखाबात में हुआ है वैसा ही होगा? क्या कुछ अलग होने जा रहा है या कुछ पहले जैसा ही होने जा रहा है? देखिए, जो अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि कांग्रेस जो यहाँ गवर्नमेंट में है उसकी हालत पतली है। आगे 12 इलेक्शन और होने हैं। पहली चीज क्या है कि जो अवाम है वो किसी भी सीट की हो, वो जनता के मुद्दों पे बात करना चाहती है। वो पीड़ित है, लेकिन हो उसके साथ ये ठगी और धोखा ये हो रहा है कि दोनों ही बड़ी पार्टियां या उनकी रणनीति बनाने वाले, उनके उम्मीदवार, उनके नेता हैं, वो जनहित के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, वो 96 के चुनाव में हम जैसे किसी पत्रकार ने उनको ज्ञान दिया कि आप फलां फलां वादा करके जनता के बीच में जाइए। उन्होंने कहा कि लोग यकीन कैसे करेंगे जब पहले वाले वादे पूरे नहीं हुए। बात क्या है कि जो सरकार 5 साल रही उसके वादों पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है कि उनके कितने पूरे हुए। 52 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। उन 52 लाख के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। उनकी राज्यों में भी सरकारें हैं, उनकी केंद्र में भी है। वो 52 लाख भर्तियां होती, कितने लड़के लड़कियों को रोजगार मिलता? उस बुनियादी मुद्दे पे कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। सब ने एक जहर फैला करके कम्युनल इशू पे हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, कश्मीर, नक्सलवाद, आतंकवाद, यानी जो मुद्दे एक अलग मुद्दे थे उन मुद्दों को मेन मुद्दा बना दिया। लेकिन क्या ये देश के मुद्दे नहीं है? आतंकवाद का देश का मुद्दा नहीं होगा? मैं कह रहा हूं बिल्कुल हैं देश के मुद्दे, लेकिन आप 47 से देखिए, 47 से देखिए, आप 93, 92 तक आइए। आतंकवाद कहां था? नक्सलवाद कितना था? जो 93 के अंदर बॉम्बे ब्लास्ट हुए, उससे पहले आप बताइए कि कश्मीर में कुछ जगह, पंजाब में और आसाम के इलाके के अलावा भारत में कहां बम विस्फोट होते थे? सवाल यह है कि 93 के बाद ये हालात क्यों बने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने, मैं खुला इल्जाम लगा रहा हूं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने चुनावी फायदे के लिए ये हालात पैदा किए हैं, चाहे वो नक्सलवाद के हों, चाहे आतंकवाद के हों। उन्होंने दिखाया तो ये है कि हम इसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुकाबला करने की बजाय इस चीज को प्रमोट किया है। ये बात बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि दहशतगर्दी से तो पूरा मुल्क जख्मी है और सभी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो एक सवाल है शिमाली साहब, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं करती है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और बड़ा प्रासंगिक बात है ये। और कम से कम मुस्लिम जो मेरे भाई हैं उनको इस बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पहली बात तो कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति क्या है सोच, जो आज मुस्लिम लोगों को भी इस बात का अनुभव होने लगा है। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिएगा, मुझको पता था आपको पीड़ा होगी, पर आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा बात के बीच में। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में मुस्लिम समाज को कम से कम अब यह समझना चाहिए कि कांग्रेस ने केवल हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, एक गुलाम के रूप में इस्तेमाल किया है। क्यों? कांग्रेस को पता है कि मुसलमान का वोट कहीं नहीं जाएगा, ऐसी तैसी करा करके कांग्रेस को देगा। ये जो सोच है कांग्रेस की, लेकिन वो किसके डर से? किसके डर से? मैं पूरा जवाब दे, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मेरे साथियों से कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत मुसलमान है? 8% मुसलमान है, परंतु वहां पर जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी केवल और केवल 2% रह गए। यानी राजकीय कर्मचारी जो है वो केवल 2% रह गए। वहां पर ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही थी। इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो राजस्थान वो देश के सरकारों में
और राजस्थान राज्यों की सरकारों में जो कर्मचारी काम करते थे उनकी निरंतर गिरावट क्यों आई? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, इस देश में 55-60 साल तो आपने राज किया और उसके बाद में क्यों मुसलमानों की स्थिति आज वो ऊंची क्यों नहीं हो पाई है? उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके शैक्षणिक, उनके सामाजिक स्तर बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसी वजह से तो कांग्रेस को हराया, इसी वजह से तो उनको हरा के 5 साल आपको सत्ता दी उन्होंने। लेकिन क्या मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूं जो मेरे भारतीय जनता पार्टी में है कि देखिए, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लोग आपके पास आए, आपने मार के फिर भगा दिया। पहलू खान हो जाता है, अखलाक हो जाता है, जुनैद हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? मैं बता रहा हूं, देखिए अभी परसों पहले रोज प्रधानमंत्री जी का इस बारे में एक इंटरव्यू आ रहा था और उनसे भी यही जवाब प्रश्न पूछा, और जो पूछने वाली जो पत्रकार थी वो भी मुस्लिम थी, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा। उन्होंने उनका जवाब दिया कि सच्चर कमेटी के लोग, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो सच्चर कमेटी के लोगों ने प्रधानमंत्री से मिले और यह पूछा कि आपके मुसलमानों के लिए आपने कोई विकास के काम नहीं किए, तो उन्होंने जवाब दिया, और यही आज जवाब भाजपा का है कि हाँ, हमने मुसलमान का कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, और ना हिंदू का किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू के आधार पर विकास करती है, ना मुसलमान के आधार पर काम करती है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, सबका साथ और सबका विकास। देखिए सबका साथ सबका विकास किया है उन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगी जो अभी श्रीमाली साहब ने बताया है? और देखिए, सच्चर कमेटी एक हकीकत है, उसके बाद ही आपसे मुसलमान छिटका है। और ये जो है हमने देखा लेफ्ट की हुकूमत जो थी वेस्ट बंगाल में, वहां पर भी उनको छोड़ा, क्योंकि सच्चर कमेटी में उस लेफ्ट ने जो कि सेकुलरिज्म की बात करता था, लेकिन उसने भी वहां पर जो है मुसलमानों की बुरी हालत रखी हुई थी। देखिए, पहले तो जस्टिस सच्चर जो अब रहे नहीं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले मैं उनका वक्तव्य पढ़ा था, उन्होंने कहा कि भले रिकमेंडेशंस नहीं माने हो कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने भेदभाव नहीं किया, प्रयास किए, रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने में समस्त समाज की, सब वर्गों की उन्होंने काम किया कांग्रेस पार्टी ने। अब विडंबना ये है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो वो अपनी भावना नहीं, हमारी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन सच्चाई ये इस देश ने देखा है कि सियासत के लिए कैसे वो पीडीपी के साथ गठबंधन करते हैं, और उस पाकिस्तान का धन्यवाद उस मंच पर होता और आतंकवादियों का, जब प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को कितनी पीड़ा हुई, इसका एहसास इनको है। इन्होंने उनको भी धक्का दिया, अब श्री दीनदयाल उपाध्याय हैं इनके आइडियोलॉजी के सूत्रधार। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग खुलेआम सरेआम लिंचिंग का समर्थन करते हो, जिनके राज में मानवता की हत्या हुई हो और पुलिस बाईस्टैंडर हो, और वो ये सोचती हो कि साहब ये इंसान नहीं है, ये एक समुदाय विशेष का व्यक्ति है, इसलिए इसे मानव अधिकार नहीं हो सकते, उस पार्टी को कोई अधिकार नहीं देश की एकता की बात करने का और सबके विकास, सबके साथ की बात करने का। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए, कि हम देश को संविधान के अनुसार चलाते हैं। अब ट्रिपल तलाक की बात हुई, इन्होंने हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सब ट्रिपल तलाक तो तब तक ही इनके लिए मौजूद था जब तक उत्तर प्रदेश के वोट इनको लेने थे। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त हुए तो वही प्रधानमंत्री जो कर्ज माफी को लेकर के देश के सामने कह रहे थे हमें वोट दो, हम कर्ज माफी करेंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा ये राज्य का क्षेत्राधिकार है। और इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। इनका छद्म चेहरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। योगी जी राम राम कहते सीएम बन गए, और जैसे ही न्यूज 18 का बूम लगा सीएम बनते ही, तो पूछा साहब राम मंदिर कब बनाएंगे? कहा साहब ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला है, सब जुडिस है। यानी ऐसे चरित्र के लोग जब सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, तो प्रश्न इनसे पूछे जाने चाहिए, क्या विघटन की नींव पर ये सत्ता का पर काबिज होना चाहते हैं? इनसे पूछिए कि क्या जीएसटी का वादा किया था, क्या इन्होंने नोटबंदी का वादा किया था जब सत्ता में आ रहे थे? ये वादे नहीं थे, ये तो वो हठधर्मिता थी जिसे अधिरोपित करके, अरे आप सुनो बता देंगे सब, ये वो मुद्दे थे जिन्हें ला करके जनता की त्रासदी को अंजाम दिया। और इसलिए आज कहना पड़ता है कि जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर थी, तो उनसे कहा जाता है मुंह बंद रखो अपना। ये पुलवामा की घटना जो है, इसके नाम पर मुझे शहादत पर वोट दो, मुझे बालाकोट में स्ट्राइक हुई इसके नाम पर वोट दो, और वो जो लोग मारे गए जो हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उन्होंने उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके चिते लगाए, राजस्थान की धरा पर संबोधित किया, और फौजी जाबाजों की शहादत के नाम पर। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, भाई मेरी बात सुनिए, ये लोकतांत्रिक देश जो 70 सालों तक यहाँ तक पहुंचा है,
उसकी नींव में हम सबकी एकता की भावना है, हर धर्म, हर समुदाय, हर संप्रदाय के लिए सम्मान की भावना है। लेकिन इनके अंदर निहित एक भावना है कि इसको अलग थलग करो, इसे बेचारा बना दो, इसको जब अलग करोगे भयाक्रांत होगा और इसके नाम पर दूसरी जाति से वोट ले लो और अपनी सत्ता में काबिज रहो, विदेश यात्राएं करो, जनता के पैसे से इवेंट मैनेजमेंट करो और जनता का दोहन और शोषण करो। यास्मीन साहब आपने इन दोनों को सुना और इन दोनों के बीच में से ही जो है मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो आपको क्या लगता है ये जो दोनों नदियां हैं इनका किनारा हम लोगों के लिए है कि नहीं है, या बस बहते ही जाना है? देखिए साहब, मेरा तो एक ही कहना है कि दोनों पार्टीज ने नुकसान पेट भर के किया है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी भर के कह लीजिए, नहीं पेट भरना ज्यादा मौजू है यहाँ पे, क्योंकि पैसों से भी बहुत माशाल्लाह से भरा है पेट। मैं अर्चना जी भी खड़ी हैं, ये भी खड़े हैं। मैं आज फिर महिलाओं पे बात करती हूँ। 33% पे कौन बात कर रहा है? कोई भी एक आज यहाँ मंच पे से कह के चले जाएं कि महिलाओं के 33% की बात हम करेंगे तो मैं मान लूंगी। गोपालगढ़ किसके टाइम पे हुआ तो मैं मान लूंगी। गुजरात का मामला देखिए तो मैं मान लूंगी। फालतू की बातें बैठ के यहाँ खड़े होके करने से कुछ नहीं होता। गोधरा में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, कोई फाया रख देता है, कोई जख्म को घुरज देता है। सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आप सच्चर कमेटी की बात करते हो तो क्या उसमें क्या किया आपने, उसमें इम्प्लीमेंट करते, उसके लिए कुछ करते तो हमारे जख्म भरते। यहाँ मसला सिर्फ हमारा इसलिए है मुसलमानों का कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना चाहते हैं। ये लोग क्योंकि खड़े होकर जलाते हैं क्योंकि संविधान को, वो कम से कम जलाने की नौबत नहीं लाते तो हमारे थोड़े से आंसू पुछ जाते हैं। बात एक ही है, दो नहीं है। इनसे ये पूछिए कि मंदिर टूटा था जब किसकी गवर्नमेंट थी? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त? आज राम मंदिर बनेगा तो भी किसकी गवर्नमेंट होगी ये भी देख लेंगे हम। और जब आग लग रही थी सारे शहर में, सारे हिंदुस्तान में, तब किसकी गवर्नमेंट थी? क्या कांग्रेस 70 साल से सो रही थी? यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद। आप अगर उठा के देख लेंगे ना, कोई भी जगह पे जहां दंगे हुए हैं वहां प्री प्लान दंगे हुए हैं और कांग्रेस के उसमें हुए, जब जहां पे भी थोड़ा सा मुसलमान। बात तो आप सही कह रही है कि तब, लेकिन इनसे जब बात हो रही थी तो यहाँ जो लोग मौजूद है इस वक्त, ये काफी कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए कि ये जो कुछ यहाँ पे लोग कह रहे थे उसके बारे में इनका क्या कहना है। तो मैं यहाँ पे कुछ खातून बैठी हुई है, खवातीन है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सिमरत संधू। आप यहीं की रहने वाली है, कहीं टूरिस्ट तो नहीं है आप? नहीं जी नहीं, मैं यहीं की रहने वाली। कैसा लगता है ये इलाका किस तरह का है, और जब सियासत गर्मा जाती है तो कैसा महसूस होता है? सियासत जब गर्मा जाती है तो बहुत अच्छा लग रहा है शायद कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा। नतीजा तो आप ही लोगों के हाथ में है। बिल्कुल हमारे हाथ में है। मैं लोगों से अपील करती हूँ सबको कि जो कम्युनल फोर्सेस इस टाइम पे हावी हो रही हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब दें, भावनाओं में नहीं बहें, हुलीगनिज्म का साथ नहीं दें और आप हिंदुस्तान की जो भविष्य के लिए सोचें ताकि लोगों में जो अमन चैन है बना रहे। ये तो हो गया एक जज्बाती नारा। मेरे ख्याल से आपके अंदर नेता बनने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। ये हो गया। अब बताइए इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, वो मसाइल क्या हैं जिसको जब आप अपने यहाँ से अगर ज्योति खंडेलवाल को भेजती हैं या रामचरण वोरा साहब को भेजती हैं, इन दोनों में से जिसको भेजती हैं या और किसी और को भेजती हैं, तो उनसे आप क्या करवाना चाहेंगी जिनको सामने रखकर आप वोट देंगी? मुनव्वर भाई, मैं बेसिकली अलवर को बिलोंग करती हूँ तो मैं अलवर के परिवेश में आपको बेटर बता पाऊंगी। अलवर में हमारी एक तरफ भंवर जतेंद्र सिंह जी हैं और दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भंवर जतेंद्र सिंह जी टोटली कमिटेड हैं डेवलपमेंट के लिए, वेरएज दूसरे जो हमारे उनके जो ओपोनेंट हैं उनके पास डेवलपमेंट के नाम के लिए कोई भी लोगों से बात करने के लिए नहीं है। केवल और केवल एक कम्युनल नारा है, एक नाम फैलाया जा रहा है मोदी जी का, उसके ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भंवर जतेंद्र सिंह जी ने वहां पर जितनी डेवलपमेंट हुई, वहां पे ईएसआई हॉस्पिटल है, वहां पर पुल बने हैं, जितने फ्लाईओवर्स बने हैं, अलवर सिटी की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है
वो जब एमपी थे पिछली बार तो उनके टाइम पे हुई है। हमारे वहां पे जो मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है मेन। अलवर में पानी की बहुत कमी है, पानी का मुद्दा है। वहां पे बहुत कम्युनल टेंशन है, हमारे को वहां पे उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारी यूथ अनएम्प्लॉयड है, वहां पे लोकल जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो लोकल यूथ को एम्प्लॉय नहीं कर रही हैं। हमारे ये वहां के मेन मुद्दे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने पानी का कहा, हमारा न्यूज 18 राजस्थान में हम दिखा रहे हैं कि दौसा में जब वोटिंग पर्ची लेकर गए हैं लोग, तो लोगों ने लेने से इनकार कर दिया कि पानी नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे। आप भी अलवर से बिलोंग करती, आप जयपुर से, जी आप क्या कहना चाहिए? सर, मेन मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ह्यूमन है और ह्यूमन सोच हमारी सबकी होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये कम्युनलिज्म जो है ये सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है हमारी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा जो कि सब बोलते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे मुद्दे हैं, मगर सिटी में आप अगर एक बार कार्ड ले जाके देखिए, इंक्रोचमेंट देखिए, वो क्यों साफ नहीं कराए जा रहे। जितना डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, मैं मानती हूँ। 5 साल से बीजेपी सरकार है, हमें सिर्फ एक कचरे की गाड़ी मिली है, जो कि वो भी पूरे टाइम आती नहीं है, रोज रोज। अच्छा, ज्योति खंडेलवाल जी तो यहाँ से मेयर भी रह चुकी है ना, साफ सफाई उनकी जिम्मेदारी में भी आता रहा होगा। क्यों नहीं आया हुआ वो, पर उस वक्त भी कुछ दिक्कतें थी, आपको पता हो। उनके तो आपस में इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी कि आए दिन वो मतलब धरने ही होते रहते थे। उनके टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम्स तो खैर हर जगह होती हैं, पर अब मैं जो कहना चाह रही हूँ आपके मार्फत कि हम लोग सियासी मुद्दों में अहम मुद्दा बेरोजगारी का जोड़े हैं। हम सब जो हमारे युवा आज बैठे हैं इतने सारे, इसमें से पूछिए कितनों के पास नौकरी है, कितनों के पास स्वरोजगार है। किसी के, मैं कह रही हूँ 0.01% लोगों के पास स्वरोजगार होगा। सब कहते हैं हम लोन दे देंगे, ये दे देंगे। जब हकीकत आती है तो कहाँ लोन मिलने जाते हैं, 10 जगहों से सिक्योरिटीज की बात होती है। दूसरी मुद्दा हमारी बच्चियों का है, और ये जो आज इस मुद्दे पर यहाँ मैडम बैठी हुई है अर्चना जी, वो जानती हैं अच्छी तरह कि किस पार्टी ने महिलाओं को कितनी भूमिका दी। पहले जब हमारा इलेक्शन 47 के बाद हम इंडिपेंडेंस में हुए तो 9% महिलाएं पहली हमारी लोकसभा में आई थी। धीरे 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 बढ़कर यह मुद्दा अभी ये परसेंटेज 11% तक पहुंची है। महिलाएं जब हमारे यहाँ लोकसभा में अब तक 11% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रही है इंडिया लेवल पर, तो उस देश का क्या होगा आप सोच सकते हैं। आपकी जुल्फें बहुत अच्छी है, किससे मुतासिर होकर? जज़ाकल्लाह। देखिए साहब, मेरा जो सीधा सीधा मुतालबा है वो दोनों ही पार्टी से है, क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे एसडीपीआई के शहाबुद्दीन साहब ने जो सवाल किया कि जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी तो वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 2005 के अंदर सच्चर कमेटी का गठन किया और उस समिति के एक्ट के तहत के अंदर 403 पेज की एक समिति की रिपोर्ट 2006 के अंदर लोकसभा में पेश की। 1 साल बाद में मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है कि मुसलमानों के हालात देश में अन्य समुदायों के मुकाबले बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि तब से लेके अब तक स्टेट के अंदर हमारी हुकूमत रही, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पूर्ण रूप से हम लोग थे, तो अब तक उन रिपोर्ट्स को लागू क्यों नहीं किया गया, उन्हें दबाए क्यों रखा गया? और रहा सवाल बीजेपी से कि जब ये कहते हैं कि हमारे वजीर आजम एक समुदाय की नहीं सभी समुदायों की बात करते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब ये लोग इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख सकते हैं और इसके अलावा ये मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रख सकते हैं, तो ये कांग्रेस की पुरानी नीतियों को बदल के मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की बात क्यों नहीं करते हैं, मिश्रा कमेटी की बात क्यों नहीं करते हैं, मंडल कमीशन की बात क्यों नहीं करते हैं, साइमन कमीशन की बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ और सिर्फ शहर, देश, मानसिकता, संविधान को बदल देना चाहते हैं। अगर इनको बदलना है तो साक्षी महाराज को बदलें, साध्वी को बदलें, प्रज्ञा को बदले, सीएम योगी त्यागराज को बदले, लेकिन ये मुल्कों को बदल देना चाहते हैं या कि हिंदुस्तान के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। सीधा सीधा मुतालबा इन दोनों हुकूमतों से मेरा है। मैं चाहता हूं कि अगर अब की बार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो उसमें मुसलमानों के सवालात और जवाबात के हिसाब से पूरी तरह से मुसलमान नदारत है, तो कहां गया वो 2005 का मैनिफेस्टो, उसे सामने रख के बात की जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात की, और आपको सियासत में आना चाहिए, आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। और मैं एक मिनट, क्योंकि देखिए बात जब हो रही है लोगों की, तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। आप आइए ना जी। ये जयसिंह सेठिया किसका नाम है? करोड़पति है यहाँ। तो ये उनका है, ये उनका दिया, दान में दिया हुआ है। आपको उन्होंने दान में दे दिया? दान में दिया हुआ है। अच्छा, क्यों? रोजी कमाने के लिए। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? जयपुर से। जयपुर के रहने वाले हैं?
तो आप जो है ये कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में कमा लेते हैं, दाल रोटी पैसे कमा लेते हैं साहब। बस। तो सरकारों को आप वोट भी देंगे? देते हैं साहब। तो सरकारों को जब आप वोट देने जाएंगे तो आप मंदिर के नाम पे वोट देंगे या जो अटैक किया था स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके नाम पर वोट देंगे या बिजली पानी रोजी रोजगार काम धंधा उस पर देंगे? बिजली पानी साहब मैं रहता हूँ पास में ही MD रोड पे। आज पानी का बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी का। 2 साल हो गए। क्या तो पानी के लिए क्या करते हैं आप? बिजली नहीं पीते हैं? मोल ले जाते हैं पानी, कभी कभार तो मोल ले जाते हैं, कभी पड़ोसी ले जाते हैं, पड़ोसी से आसपास के ले जाते हैं भर के। तो आप जब वोट देते हैं तो आप ये सब चीजें सोचते हैं या धर्म जात पात ये सब चीजें सोचते हैं? नहीं, ये नहीं सोचता हम धर्म जात पात। आप अपनी जरूरत के हिसाब से वोट देंगे। आपका इनसे मांग भी यही है कि उस तरीके से वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक हमारे साथी मिल गए थे और हमने इनसे पूछ भी लिया। देखिए, जो बातें श्रीमाली जी और अर्चना सिंह जी आप जो सब बातें करती हैं, ये जो आम लोग हैं इन तक ये बातें उस तरीके से नहीं पहुंचती हैं। वो जो भी श्रीमाली जी कह रहे थे कि यूपी में 18% आबादी मुसलमानों की है, उन्होंने तो 8 कहा था, वो 10 भूल गए थे। लेकिन 18% आबादी मुसलमानों की है, नौकरी में 2% है। उसके बावजूद बीजेपी वाले 70 साल से ये कहते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। तो उन्होंने सच्चाई कबूल की कि मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हुआ, इस 70 सालों में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। हुकूमत चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म हुआ। तो एक तो उन्होंने ये सच्चाई कबूल की। दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों वो अभी साहिब आलम साहब जो जिक्र कर रहे थे 95 के कॉन्स्टिट्यूशन का, मुसलमानों का बुनियादी मुद्दा जो है वो है सुरक्षा का। बीजेपी के राज में जितनी मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग का प्रोटेक्शन बीजेपी के नेताओं ने किया। अलवर के और मेवात के जिस इलेक्शन में जिस इलाके में मॉब लिंचिंग हुई है, उस मॉब लिंचिंग के जो सबसे बड़े हिमायती थे वो इनके MLA थे ज्ञानचंद आहूजा। वो आज इनके बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो कहां सबका साथ और कहां सबका विकास हुआ? मुसलमानों ने को इन्होंने मॉब लिंचिंग के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। पहलू खान की हत्या हुई बाकायदा, उसके बाद CID जो है वो रिपोर्ट आती है और CID की रिपोर्ट के बाद वो सारे मुलजिम जो है वो बरी हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि फिर पहलू खान को मारा किसने? आज तक कोई मुलजिम नजर नहीं आता है। में विकास के आधार पर 70 साल कांग्रेस ने राज करके मुसलमान को दिया क्या? कुछ नहीं, केवल एक चीज दी, और वो ये दी कि पाकिस्तान और जितने भी आतंकवादी हैं उनका भला करो। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जब गोली चलती है तो गोली चलाने वाला पाकिस्तानी सैनिक ये बात नहीं देखता है कि इससे मरने वाला हिंदू सैनिक होगा या मुसलमान सैनिक होगा? वो उसके सामने सिर्फ ये होता है कि हिंदुस्तान का सैनिक होना चाहिए। तो ये बात समझनी चाहिए देश के मुसलमानों को। अगर अफजल गुरु के लिए कश्मीर ये कांग्रेस के लोग रात को 12 बजे खुलवाते हैं, तो ये आम जनता जो मुसलमानों की है उनकी भलाई का क्यों नहीं करते? केवल ये कि अगर भाजपा आ गई तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। आपको बचना है, आपको सुरक्षा रहनी है, तो भाजपा को इस शासन से दूर करो। ये जो डर है, ये डर पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन 5 साल में आप भी तो गोद ले सकते थे। हमने किया जी। देखिए, इनकी बात में कुछ आपको सार लगा? इनकी बात में सार इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके फिगर्स तो हमने सही कर दिए, वो 55 साल पे आ गए। ये 70 साल का तोता रट्टन करते भूल गए कि दूसरी पार्टियां भी शासन में रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इनको आतंकवाद को लेकर मुद्दा बनाने को कोई अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं जो ससम्मान आतंकवादी को जहाज में बिठाकर अफगानिस्तान के कंधार में छोड़कर आए। उसकी परिणति ये हुई कि हमारे जाबाज, आप जोड़ते हो, हम नहीं जोड़ते, हम नहीं जोड़ते, आप जोड़ते हो, और ये छोड़कर आए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जाबाज बेमौत मारे गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हमारे सबसे संवेदनशील सैनिक ठिकानों को आतंकवादियों द्वारा टारगेट बनवाया, और उसके बाद पाकिस्तान को मुद्दा बनाने वाले ISI को हमारी धरती पर लेकर आए।
इनका आईटी सेल का मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है जो बुकबरी कर रहा था पाकिस्तान की। सच्चाई ये है कि इनको वोट चाहिए, और वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि इनके पास नीति नहीं है, ना सोच है, ना कोई दूरगामी ऐसी नीति है जिसके आधार पर देश की जनता आश्वस्त महसूस करे। तो ये जब सत्ता में आना चाहते हैं तो कभी मंदिर को, कभी गाय को मुद्दा बनाते हैं। आपको मैं बताऊं मुनव्वर भाई, जहां हम खड़े हैं आज, इसके बिल्कुल सामने परकोटा है। उस परकोटे में 350 मंदिर हैं, पूरा महत्व के मंदिर हैं। इनकी सरकार थी तो उन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ये मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे कहने के लिए कि हेरिटेज को बचाइए, लेकिन ये सारे लोग दुम दबाकर अपने घरों में बैठे रहे। इसलिए बैठे रहे क्योंकि मंदिर सिर्फ वोट देने का मुद्दा है, गाय सिर्फ वोट देने का मुद्दा है। भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था, इन्होंने 30 वर्ष का वनवास दे रखा है। रामलला के दर्शन नरेंद्र मोदी जी ने आज तक नहीं किए, और इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ वोट लेने की एक मशीन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। हमें तो तब दुख होता था कि सत्ता में रहकर भी प्रधानमंत्री जो 1 मिनट में ट्वीट करते हैं, जहां मानवता की हत्या सड़कों पर हो रही थी, उसमें ना खाली मुस्लिम नहीं मर रहा था, उस समय हिंदू भी मरे पश्चिम बंगाल में, असम में, क्योंकि इनकी सरकार में एक ऐसा तंत्र चला है सोशल मीडिया में जो इस चीज को वेरीफाई नहीं करता सच क्या और झूठ क्या है। चोटी कटवा जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, शुरू होकर झारखंड, उड़ीसा होते हुए गुजरात, वेस्ट बंगाल तक पहुंचा, और विक्षिप्त महिलाओं को और बिना किसी जात धर्म को देखे लोग मारते रहे, और प्रधानमंत्री ट्वीट तक करते हैं किसी बात को लेकर, लेकिन उस पर मौन धरे रहे। अरे मस्जिद मंदिर छोड़ो, हमारा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है जिसमें देश की जनता चाहे किसी समाज धर्म से ताल्लुक रखती हो, उसका विकास करना है, उसकी बहबूदी के लिए काम करना है। लेकिन विकास मुद्दा नहीं होना इस चुनाव में 70 साल के इस लोकतंत्र को गौण बना रहा है, हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रखने जैसी स्थिति आ गई। और सुनिए मेरी बात, इन्होंने, आपने अभी पूछा ना प्रत्याशियों के बारे में, प्रत्याशियों कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो तो ये हो गया कि आइडेंटिटी सबस्यूम करे एक व्यक्ति में, और ये डिक्टेटरशिप की निशानी है। और अगर ये देश में हो गया तो कुछ आप देख लीजिएगा, न मुस्लिम बचेगा न हिंदू बचेगा, यहाँ पर सिर्फ वो रहेंगे। लेकिन आपके ही एक नेता ने, राजस्थान के सीपी जोशी साहब ने कहा था कि ताला भी हमने खुलवाया और मंदिर भी शायद हम ही बनवाएंगे, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट भी हुआ है। यास्मीन साहब देखिए, ऐसा लगता है, मैं अभी कश्मीर में था तो वहां पर बहुत सारे मौजूआत हो सकते थे, बहुत सारे मसाइल हो सकते थे, लेकिन वहां 375 और 35A पर ही बात हो रही, और दोनों तरफ की पार्टियों को यही जो है अच्छा लगता है। और उसमें क्या होता है, आवाम जज्बात में आकर जो है वोट दे देते हैं और असल मसले जो है पीछे चले जाते हैं। वो कब आएगा हमारे समाज में कि लोग जो है अपने कामों को लेकर और नाम को लेकर नहीं, काम को लेकर वोट देंगे? ये माहौल तभी बन सकता है जब, मैं बिल्कुल क्लियर मैटर है कि जब सोशल वर्क, पहले वाले नेता जो होते थे वो सोशल वर्कर होते थे, वो पहले मुद्दों पे काम करते थे, मोहल्लों पे काम करते थे, जो आपके जातियत में घरों को जा जाके बैठते थे, आपकी अपनी जो पर्सनल वो होती थी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते थे। आज का मुद्दा ये होता है कि कौन किसको कितनी पैसे देगा और टिकट मिल जाएगा। यहां मजबूरी जनता की ये हो जाती है कि 2 निकम्मों को, 3 निकम्मों को, कौन सा कम निकम्मा है उसको टिकट दिया जाए, किसको वोट दिया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई है कि निकम्मे इतने इकट्ठे हो गए हैं कि जो लोग बिल्कुल एबिल हैं वो कहीं कोने में बैठे हुए हैं, उनके पास क्योंकि पैसा नहीं है, जो रुपए की ढेरी ले जाके इन लोगों को दे दी जाती हैं, दोनों तीनों जो बड़ी पार्टीज हैं उनको टिकट मिल जाता है। नहीं, आप इस तरह, अगर आपकी नॉलेज में ये सारी चीजें आती हैं तो आप इस पे FIR वगैरह करवाइए ना, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। बस आखिर में वक्त खत्म हो रहा है, 1-2 लोगों से मैं बस बात करना चाहूंगा। आज का जो ये मुद्दा है सियासी जंग, तो वो साबित भी हो गया, यहाँ पे सियासी जंग हो रही है, लेकिन सवाल है हिंदुस्तान के तहफ्फुज का। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। इससे बड़ी ना जस्टिस है, यहाँ ना कोई लॉ है, ना कोई कानून है, एक जंगल राज हो रहा है। औरतें महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हर तरफ हाहाकार मचा है, पूरा हिंदुस्तान चीख रहा है, उसके बावजूद भी इनके कान पे जूंग नहीं रेंग रही और ये अपनी बातों को लेकर कर रहे हैं। ईवीएम का खेल आज भी चल रहा है। मैं सिर्फ इस टीवी के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, सारे हालात पे गौर करने के बाद में अपने कीमती वोट को जाया न करें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी।
सर, भाजपा के लीडर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बांट बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। ये जनता समझ चुकी है, इसलिए 3 राज्यों में सफाया हो चुका है, पूरे देश में इनका सफायता है। आप देख लीजिएगा, लोगों का दिल दुख रहा है। जातियों को अलग अलग, आप में ताकत हो तो जातियों को देश से बाहर निकाल के बता दो। भारत का आदमी बाहर नहीं जा सकता है, भारत का आदमी भारत में ही रहेगा, चाहे किसी भी जाति को वो खुश रहना चाहता है और रोजगार प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है जी। जी सर, भगवान ने सिर्फ इंसान बना के भेजा है, ये जात पात सब हम लोगों ने बनाई है और भाजपा हम सबको लड़वा रही है। अब हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, हम सब समझ चुके हैं, ये हमको लड़वाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा या सियासतदान? भाजपा सरकार। माइनॉरिटी की पोलिंग 49% हुई और कांग्रेस 20 सीटों पे सिमटी। इस बार माइनॉरिटी की पोलिंग हुई है 90% और आपकी इज्जत बचाई है माइनॉरिटी ने और आपको 101 सीटें मिली हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में आप माइनॉरिटी के लिए क्या काम करने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल सके, हमारे बच्चों को नौकरी मिल सके, और ये जो हमारा जो बुरा वक्त है वो जल्द से जल्द खत्म आप लोग कब करेंगे? आपके सीएम साहब तो माइनॉरिटी के बारे में कोई बात करते नहीं है। इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे। जी सर, बाबू हम खत्म कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं यहाँ पर अरबाज जल्दी से आइएगा। जी जयपुर में पूरी बात हो गई, जो जयपुर में यहाँ के जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं उनकी बात नहीं, पूरी देश की बात हो गई। तो क्या वोटर जो है, पूरा जयपुर का वोटर पूरा देश सोच के वोट दे रहा है या अपने इलाके की बात करेगा? ना रामचरण बोहरा जी की बात हो रही है, ना ज्योति खंडेलवाल जी की बात हो रही है, ना ये बात हो रही है कि मेयर जब थी तो उन पर कितने केसेस चल गए, क्या हो गया। इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा, सिर्फ जो है राष्ट्रवाद और ये सब कुछ इस तरह की बातें होती है। देखिए, जिस तरह की बातचीत आपने भी देखी झलक में, काफी इंटीरियर में गए और जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग गए हैं और बहुत डेप्थ में लोगों से बातचीत की है। जो बुनियादी मुद्दे हैं वोटर्स के, वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किन मुद्दों पे वोट करना है। इवन ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि हमारे लोकल कैंडिडेट कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उन चीजों को तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। वो फेस देख रहे हैं जो केंद्र में या मरकजी हुकूमत में जो फेस उनको दिखाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उनको दिखाए जा रहे हैं, हवा जो बना हुआ है उन चीजों को देख रहे हैं। और जो लोकल लोग हैं उनमें जो पढ़ा लिखा तबका है खासतौर पर, वो रोजगार की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के हर इलाके में बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त पानी की है और इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया जाना जरूरी है। इसके अलावा जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो तुरंत पूरे किए जाने जरूरी है, या उनका और तरीके से अगर पूरे किए जाते तो काफी कुछ इम्पैक्ट दिख सकता था। जो हवा, जो असर असेंबली इलेक्शन में बनी थी, उसे कायम रखने में कांग्रेस उतनी कामयाब नहीं रही है। 13 पे वोटिंग हो चुकी है, 12 पे बाकी है। जयपुर काफी इंपॉर्टेंट सीट है, जयपुर जैसी बाकी सीटों पर 6 मई को भी वोटिंग होनी है। काफी कुछ निकल करके आना है। जो वोटर है ज्यादातर वो अपने बुनियादी मुद्दों से भटका हुआ है, खासतौर पर जो अभी देखने को मिल रहा है, और जो मुद्दे नेशनल लेवल पे छाए हुए हैं काफी कुछ उन मुद्दों से मुतासिर नजर आ रहा है। चलिए बस खत्म करना है। सर, आप कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते थे, ज्यादा लंबी तो नहीं, मैं भी शायर हूं, फिर मैं अपनी गजल सुनाऊंगा पूरी। जी सवाल है जी। इस धरती का क्या चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों कुछ नाम रखे, धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबी जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। जो करे कौम का बंटवारा, रहबर व कौम का ढोंगी है। जो करे कौम का बंटवारा, रहबर व कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़े हैं या राम ने मस्जिदें तोड़ी है। सवाल है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कि देश के सियासतदारों, तुम सीधे लाइन पे आ जाओ, ये जनता तुम्हें निकाल के बाहर करेगी। और कॉम्युनल फोर्सेस देश में चलने वाली नहीं है। सीधे सीधे यहाँ धर्मनिरपेक्ष सत्ता, धर्मनिरपेक्ष लोग ही यहाँ पे राज कर सकते हैं और कोई नहीं। चलिए नाज़रीन, वक्त खत्म हो रहा है और इनकी बात से ही मैं कह रहा हूं, लेकिन देखिए सवाल सिर्फ इनसे नहीं है, सवाल जो हमारे वोटर्स हैं उनसे भी है, हमारे जो अवाम है उनसे भी सवाल है। और सवाल यह है कि जब आप वोट देते हैं तो जो कुछ सवाल आपके जहन में आने चाहिए वो सवाल क्यों नहीं आते हैं। क्या आपको सियासत ने मजबूर कर दिया है कि आप कुछ एक सवाल तक ही उलझे रहे? तेरे वादे पर कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर।